नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी किसान पंचायत में किसानों के बड़े ऐलान की, सरकार पर लगे गंभीर आरोप की, 5 जन्य विवाद पर आरएसएस की सफाई की, जानेंगे संजय राउत ने क्यों की सरकार की आलोचना, सत्ता के लिए क्या है तालिबान की नीति, और बात करेंगे महिलाओं के अधिकार पर क्या बोले सीजीआई रमन। और बुलेटिन के आखिर में बात इंडियन क्रिकेट टीम की बढ़ती मुश्किल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 44 शिक्षकों को किया राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। पीएम सहित कई दिग्गजों ने की देश के अध्यापकों की सराहना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किया याद। 9 सितंबर को 2 दिवसीय यात्रा पर जम्मू जाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। वैष्णो देवी मंदिर में कर सकते हैं पूजा अर्चना। पहले भी 2 दिवसीय यात्रा पर श्रीनगर जा चुके हैं राहुल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की कम नहीं हो रही हैं मुश्किलें। कोयला तस्करी को लेकर हुई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश होंगे ममता और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी। जायडस कैडिला की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को केंद्र सरकार से मंजूरी। 12 साल से ऊपर के बच्चों को लगाई जाएगी 3 डोज की ये वैक्सीन। पीएम ने इसे बताई अहम उपलब्धि। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले किसानों ने योगी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के गुस्से का सामना अब योगी सरकार को भी करना पड़ रहा है। किसानों के आंदोलन का गढ़ बन चुके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज किसानों ने महापंचायत की, जिसमें भारी संख्या में किसान पहुंचे। इस दौरान किसानों ने सख्त लहजे में सरकार को चेतावनी दी। मुजफ्फरनगर में आज सुबह से ही चारों तरफ लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा था। हर कोई शहर के जीआईसी मैदान की ओर जाता दिख रहा था। रैली शुरू होने से पहले ही जीआईसी मैदान खचाखच भरा हुआ था। मैदान में पहुंचे किसानों के चेहरे बता रहे थे कि 9 महीने क्या 9 साल तक भी वो बिना थके आंदोलन कर सकते हैं। सरकार आज कृषि कानून वापस ले या फिर 2024 में। जब तक कानून वापस नहीं होगा किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। मुजफ्फरनगर में आज किसानों की महापंचायत थी और किसानों के तेवरों ने साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई बिना हक हासिल किए समाप्त नहीं होगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने 3 कृषि कानून के साथ साथ निजीकरण, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। टिकैत ने सरकार को अड़ियल बताया और कहा कि अड़ियल सरकार को झुकाने के लिए वोट की ताकत का इस्तेमाल जरूरी है। देश बचेगा तभी संविधान बचेगा। टिकैत ने आगे कहा कि सरकार ने रेल, तेल और हवाई अड्डे बेच दिए हैं। किसने सरकार को ये हक दिया? ये बिजली बेचेंगे और प्राइवेट करेंगे, सड़क बेचेंगे और सड़क पर चलने पर हम लोगों से टैक्स भी वसूलेंगे। सरकार भारत बिकाऊ है यानी सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लगा चुकी है। 9 महीने से हम आंदोलन कर रहे हैं और पूरा संयुक्त किसान मोर्चा डटा रहेगा। जब देश के किसान नौजवान की जीत होगी तभी हम अपने घर और गांव वापस जाएंगे। जब तक किसानों का मुद्दा हल नहीं हो जाता तब तक मैं मुजफ्फरनगर की धरती पर पैर नहीं रखूंगा। मैं सीधे यहीं आया और वापस गाजीपुर बॉर्डर चला जाऊंगा। आंदोलन को लेकर टिकैत ने कहा है कि जब भारत सरकार हमें बातचीत के लिए आमंत्रित करेगी हम जाएंगे। जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन का संघर्ष 90 साल तक चला था। ऐसे में मुझे नहीं पता कि यह आंदोलन कब तक चलेगा। महापंचायत में ऐलान किया गया कि किसानों का भारत बंद अब 25 सितंबर के बजाय 27 सितंबर को होगा। इसके अलावा 9 और 10 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा लखनऊ में मीटिंग करेगा, जिसमें आगे के आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार होगी। इस बीच बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी किसानों की मांग का समर्थन किया है और सरकार से कहा है कि वो किसानों की मांगों को स्वीकार करे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि किसान इस देश की आवाज है, किसान देश का गौरव है। किसानों के हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। खेती किसानी को बचाने और अपनी मेहनत का हक मांगने की लड़ाई में पूरा देश किसानों के साथ है। किसानों का आरोप है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है और ना ही बात करने को राजी है। साथ ही किसानों ने चेतावनी दी कि सरकार को भविष्य में इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। लेकिन भविष्य तो देश के बच्चों का भी बिगड़ रहा है, जिसकी जिम्मेदार सरकार है और यह आरोप है कांग्रेस का। अभी हाल में जेईई मेंस परीक्षा 2021 में हुई गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। सीबीआई ने जेईई मेन 2021 की परीक्षा कराने में गड़बड़ी के आरोप में एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। साथ ही एजेंसी ने देश भर में 20 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। छापेमारी के बाद मामले में सीबीआई की जांच टीम ने शुक्रवार को संस्थान निदेशकों और सहयोगियों समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले के बाद एक बार फिर विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए
इस गड़बड़ी का जिम्मेदार ही बता दिया है। राहुल गांधी ने तो केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कवर अप करने में माहिर ही बता दिया। इसके अलावा एक बार फिर कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए से सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी सरकार में जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं, इन एग्जाम को लीक करवाने में वर्तमान सरकार पीएचडी कर चुकी है। यह सरकार जानती है कि किस तरीके से किस एग्जाम को लीक करवाया जाए। इसके अलावा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की बात करते हुए कांग्रेस ने लिखा, अभिभावक और इम्तिहान देने वाले छात्र कितने आर्थिक और मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं, इसका अंदाजा केंद्र में बैठी मोदी सरकार को कतई नहीं है। छात्र परीक्षा देने के बाद इंतजार में रहता है, बाद में पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया। यह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस ने अपने एक ट्वीट में तो बीजेपी की नई फुल फॉर्म ही बता दी। कांग्रेस ने लिखा, बीजेपी का मतलब बेचते जाओ पेपर है। बीजेपी का मतलब बेचते जाओ पेपर है। देश और छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। बेचते जाओ पेपर बीजेपी की सरकारों के अधीन चल रहा है। जब से ये मामला सामने आया है, कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाकी मुद्दों की तरह इस मुद्दे पर भी कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है। कांग्रेस ने जेईई व दूसरी प्रवेश परीक्षाओं की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में करने की मांग भी की थी। दरअसल एक गिरोह जेईई मेंस की रैंकिंग में पीछे रह जाने वाले छात्रों से संपर्क करता था और दावा करता था कि 12 से 15 लाख रुपए में वो उन छात्रों को बेहतर रैंकिंग दिला देगा ताकि छात्र का नामांकन अच्छे एनआईटी इंस्टीट्यूट्स में हो सके। अब इस मामले में जांच जारी है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार मतलबी है, देश को अपने मतलब के लिए बेच रही है। लेकिन अभी हाल में एक मामले में संघ ने भी अपना ही मतलब साधा है, क्योंकि खुद को विवाद में फंसता देख उसने खुद को अपने मुखपत्र से ही अलग कर लिया है। क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट में। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने सितंबर के अंक में इन्फोसिस के खिलाफ एक लेख छापा था। उस लेख में इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की तस्वीर लगी है। साथ ही लेख में लिखा गया है कि कंपनी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। कंपनी को ऊंची दुकान फीका पकवान बताते हुए पांचजन्य ने कहा कि इन्फोसिस द्वारा डेवलप जीएसटी और इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल दोनों में गड़बड़ियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था में टैक्स पेयर के भरोसे को हिला दिया है। क्या इन्फोसिस के जरिए कोई देश विरोधी ताकत भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है? इसके साथ ही पांचजन्य ने इन्फोसिस पर देश विरोधी लोगों के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जो वो लिख रहा है उसके पास कोई सबूत नहीं है। दरअसल पिछले 3 महीने से इन्फोसिस द्वारा संचालित इनकम टैक्स पोर्टल अच्छी तरह काम नहीं कर रहा था, जिसको लेकर आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य में इन्फोसिस के खिलाफ लेख छापा था। लेकिन ये लेख विवाद में आ गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये सब सरकार की असफलताओं से ध्यान हटाने की कोशिश है। इस मामले में जब आरएसएस विवादों में घिर गई तो उसे सफाई देनी पड़ी। संघ ने पांचजन्य में इन्फोसिस के खिलाफ छपे लेख से खुद को अलग कर लिया है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने ट्वीट किया है कि भारतीय कंपनी के नाते इन्फोसिस का भारत की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्फोसिस संचालित पोर्टल को लेकर कुछ मुद्दे हो सकते हैं, परंतु पांचजन्य में इस संदर्भ में प्रकाशित लेख में लेखक के व्यक्तिगत विचार है। पांचजन्य संघ का मुखपत्र नहीं है, अतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस लेख में व्यक्त विचारों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बात को बिगड़ता देख खुद को कैसे बचाया जाता है, ये तो आरएसएस से सीखना चाहिए। जबकि पहले संघ खुद अपने मुखपत्र का प्रचार करता था और लोगों को अपने मुखपत्र में लेख देने के लिए बोलता था, लेकिन आज जब एक लेख के चलते आरएसएस फंसने लगा तो उसने खुद को मुखपत्र से ही अलग कर लिया। मुखपत्र को विवादों में घिरता देख संघ ने अपने मुखपत्र से किनारा कर लिया, जिसके बाद से आरएसएस की आलोचना हो रही है। आलोचना तो केंद्र सरकार की भी हो रही है। अमृत महोत्सव के एक पोस्टर से पूर्व पीएम नेहरू की तस्वीर गायब है, जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार को खूब घेरा। लेकिन अब शिवसेना नेता संजय राउत ने भी सरकार के इस कदम की खूब आलोचना की है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के पोस्टर से देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र हटाने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई थी। पी चिदम्बरम, शशि थरूर, गौरव गोगोई, जयराम रमेश समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े पोस्टर पर नेहरू की फोटो न होने पर आईसीएचआर और सरकार पर निशाना साधा था। कांग्रेस का कहना था कि पोस्टर में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और सावरकर के चित्र हैं, तो नेहरू का क्यों नहीं है।
अब इसे लेकर राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। संजय राउत ने लिखा, नेहरू द्वारा अर्जित की गई राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचकर ही वर्तमान सरकार अर्थचक्र को गति दे रही है। स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू का स्थान पक्का है। इतिहास को मिटाना बहादुरी नहीं है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के पोस्टर से पंडित नेहरू की तस्वीर हटा दी है। इस पोस्टर पर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय और स्वतंत्रता सेनानी वीर विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीरें प्रमुख हैं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को छोड़ दिया गया। नेहरू आज़ाद को निकालकर स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पूरा नहीं हो सकता, लेकिन विशेष रूप से नेहरू को निकालकर वर्तमान सरकार ने अपने संकीर्ण मन का परिचय दिया है, जिनका इतिहास गढ़ने में कोई योगदान नहीं था और जो आज़ादी की लड़ाई से दूर थे। ऐसे लोगों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के एक नायक पंडित नेहरू को स्वतंत्रता संग्राम से हटाया जा रहा है, यह उचित नहीं है। कांग्रेस के बाद अब शिवसेना के संजय राउत का भी सरकार के इस कदम की निंदा करना सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। हालांकि दावा किया जा रहा था कि महोत्सव से जुड़े 6-7 पोस्टर जारी किए जाने हैं, जिनमें दूसरे पोस्टर्स में जवाहरलाल नेहरू भी शामिल होंगे। कांग्रेस और संजय राउत दोनों ही हक की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में अधिकार उसी का जिसका पड़ला भारी। अधिकार तो महिलाओं को भी अभी तक पूरी तरह नहीं मिल पाए हैं, जिसकी वो हकदार हैं। अब इसी पर चिंता जताई है सीजेआई रमण ने। महिलाओं के अधिकार को लेकर क्या कहा सीजेआई ने, देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार दिया गया है, लेकिन आज की मौजूदा स्थिति को देखें तो महिलाएं बराबरी का दर्जा पाने से महरूम हैं। संसद से लेकर सर्वोच्च अदालत तक महिलाओं की मौजूदगी बयां कर रही है कि स्त्री की संख्या घटी है। इसे लेकर कई बार आवाज भी उठाई गई है, लेकिन सरकार अधिकार नहीं दे पाई है। इसी हालात को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी चिंता जाहिर की है। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण ने कहा कि कानूनी पेशे में अभी महिलाओं का पूरी तरह से स्वागत किया जाना बाकी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बहुत कम महिलाओं को शीर्ष पर प्रतिनिधित्व मिलता है। अभी भी महिलाएं एक कठिन कार्य का सामना कर रही हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जरिए आयोजित एक सम्मान समारोह में बोलते हुए सीजेआई ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम 50% प्रतिनिधित्व की उम्मीद की जाएगी। लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि अब हमने सर्वोच्च न्यायालय की पीठ पर महिलाओं का केवल 11% प्रतिनिधित्व हासिल किया है। सीजेआई ने महिलाओं को हो रही परेशानी के बारे में कहा कि मैंने अपने उच्च न्यायालय के दिनों में देखा था कि महिलाओं के पास शौचालय नहीं था और महिला वकीलों के लिए अदालत में आना और गलियारों में लंबे समय तक इंतजार करना बहुत मुश्किल है। सीजेआई रमण ने ये भी कहा कि अधिकांश महिला अधिवक्ता पेशे के अंदर संघर्ष कर रही है। वास्तविकता ये है कि कानूनी पेशे में अभी भी महिलाओं का स्वागत किया जाना बाकी है। सीजेआई ने आज उस हकीकत को बयां किया जो कई दशकों से देश के सामने है, लेकिन सरकारों ने इसे जानकर भी कुछ नहीं किया। हालांकि अब 2027 में देश को पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलने की उम्मीद की जा रही है। इस नियुक्ति के बाद देश में इतिहास तो रचा जाएगा, लेकिन सवाल बार बार आएगा कि आखिर क्यों संसद से लेकर सर्वोच्च अदालत तक महिलाएं अधिकारों से हैं महरूम। देश में महिलाओं को अभी तक उनके पूरे अधिकार नहीं मिल पाए हैं। भारत में कम से कम इस बारे में विचार तो किया जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से तो कोई अपने अधिकार के लिए आवाज भी नहीं उठा सकता। वहां तो सिर्फ फरमान जारी किया जा रहा है, लेकिन अब तो तालिबान के अंदर खाने ही लड़ाई छिड़ गई है। सत्ता की भूख में अंदर के लोग ही आमने सामने आ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार गठन का मामला लगातार टलता जा रहा है। आईएसआई चीफ फैज हमीद काबुल में है। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बरादर गुट में सत्ता के बंटवारे को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। आईएसआई भी हक्कानी नेटवर्क का पक्ष ले रहा है और अब कहा जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क के लोगों ने बिरादर को ही हटाने का प्लान बना लिया है। बरादर को गोली का निशाना बनाया गया है। बरादर को तुरंत ही इलाज के लिए पाकिस्तान ले जाया गया है। वैसे इस घटना की पुष्टि तालिबान ने नहीं की, लेकिन पंजशीर में तालिबान के खिलाफ लड़ रहे नार्दर्न अलायंस ने जरूर इस घटना को लेकर दावा किया है कि ये सब पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। अफगानिस्तान के पूर्व सांसद सोलेमान खिल ने ट्वीट कर बताया है कि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि मुल्ला बरादर देश का नेतृत्व करे। पाकिस्तान की शह पर ही हक्कानी नेटवर्क सरकार में एक बड़ी हिस्सेदारी और रक्षा मंत्री का पद मांग रहा है, जबकि तालिबान इतना कुछ देने को तैयार नहीं है। तालिबान के अंदर पड़ी इस फूट और आपसी लड़ाई के चलते ही सरकार गठन की प्रक्रिया रुक गई
गई है और अब कहा जा रहा है कि सरकार गठन में 1 सप्ताह की देरी हो सकती है, जबकि 2 दिन पहले दावा किया जा रहा था कि सरकार गठन का पूरा प्लान तैयार हो गया है। अब सिर्फ औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। लेकिन अब अफगानिस्तान पर कब्जा होने के 3 हफ्ते बाद भी दिन पे दिन निकलते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की घोषणा नहीं हो पा रही। दूसरी ओर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने तो अफगानिस्तान के भविष्य की चिंता करते हुए चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने अफगान नागरिकों से जल्द अपनी सरकार बनाने के लिए वोट देने की बात कही। उन्होंने कहा कि वहां सरकार बननी चाहिए जो जनता के वोटों से चुनी जाए और जनता की हो। और बुलेटिन के आखिर में बात मुश्किल में फंसी टीम इंडिया की। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज मुश्किल में फंसती दिख रही है। 5 मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट इस समय लंदन के द ओवल मैदान पर खेला जा रहा है, लेकिन ये मुकाबला पूरा होगा या नहीं, ये सवालों में फंस गया है। आज चौथे दिन के खेल को तो आयोजकों ने अनुमति दे दी, लेकिन अंतिम दिन तक ये मुकाबला गया तो क्या मैच होगा, ये सवाल उठ रहे हैं कोरोना संक्रमण को लेकर, जिसने भारतीय कैंप में दस्तक दे दी है। भारतीय टीम के हेड कोच रवि शास्त्री, गेंदबाजी कोच भरत अरुण, फील्डिंग कोच आर श्रीधर और फिजियोथेरेपिस्ट नितिन पटेल, ये वो लोग हैं जिन पर टीम इंडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन फिलहाल इन सभी को टीम के खिलाड़ियों से अलग कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह है रवि शास्त्री का कोरोना पॉजिटिव होना। जी हां, टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री को कोरोना हो गया है, जिसके बाद उनके साथ ही पूरे कोचिंग स्टाफ को आइसोलेशन में रखा गया है। टीम के खिलाड़ियों को उनसे अलग कर दिया गया है। अब वो लोग टीम के साथ तभी यात्रा कर सकेंगे जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। टीम के सभी खिलाड़ियों का 2 बार RT-PCR टेस्ट कराया गया और आज दिन का खेल समाप्त होने के बाद फिर ये टेस्ट होगा। BCCI ने रवि शास्त्री को कोरोना होने की पुष्टि करते हुए कहा है कि बीती रात को और आज सुबह जिन सदस्यों का टेस्ट नेगेटिव आया है, उनको ओवल में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन मैदान पर जाने की मंजूरी दी है। किसी भी खिलाड़ी के अभी तक पॉजिटिव आने या उसके कोरोना के लक्षण दिखने की कोई सूचना नहीं मिली है, जिस कारण से मैच के आयोजकों ने चौथे दिन के खेल की इजाज़त दे दी है। लेकिन साफ कर दिया है कि यदि कोई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव आया तो अंतिम दिन यानी मैच के 5वें दिन का फैसला उस समय की स्थिति को देखकर किया जाएगा। फिलहाल दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर चल रही हैं। ऐसे में चौथा टेस्ट दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।